एक सीकर ने पूछा है, एक नार्सिसिस्ट इतनी जल्दी नए लोगों को कैसे शिकार बना लेता है, इसके ट्रैप से हीलिंग कैसे हो सकती है। देखिए, आप सबने मिरर तो देखा होगा। मिरर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है नार्सिसिस्ट की टेक्निक्स में। मिरर को हम सब पसंद करते हैं। आखिर क्या कारण है कि हम मिरर को पसंद करते हैं? मिरर को हम मिरर की खातिर नहीं पसंद करते। हम मिरर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम मिरर में अपनी सेल्फ इमेज को देखते हैं। नार्सिसिस्ट भी यही करता है, वो आपके लिए एक मिरर की तरीके से बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो आपकी नकल करने लगता है। अब ये नकल थोड़ा सा सुपरफिशियल शब्द लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए, ये बहुत गहरी स्ट्रैटेजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे शीशे में हम अपनी सेल्फ इमेज देखते हैं तो हम शीशे को पसंद करने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी सेल्फ इमेज उसके अंदर देखते हैं। वैसे ही नार्सिसिस्ट एक मिरर की तरीके से काम करने लग जाता है हमारी लाइफ में। तो जब वो एक मिरर की तरीके से एक्ट करता है तो हम देखते हैं कि वो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स की तरीके से बात कर रहा है। हम जिस टोन में बात करते हैं उस टोन में वो बात कर रहा है। हम जिस जगह के रहने वाले हैं उसी जगह का वो भी रहने वाला है। हम जो चाहते हैं वही वो करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट हमारी मिररिंग करता है। तो हम क्यों मिररिंग, ये मिररिंग की वजह क्या है? दर्पण दूसरे के लिए बनने की क्या कारण है? दर्पण बनने का कारण ये है कि जब कोई हमारा दर्पण बनता है या अपने गुणों को, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, पसंद नापसंद को हम किसी की भी अंदर देखते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति के साथ हमारी एक रिलेशनशिप पैदा हो जाती है। देखिए, तभी तो हम लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जब वो कहता है हम वहाँ के रहने वाले हैं तो हम कहते हैं अरे हम भी तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि वो भी वहीं का रहने वाला जहाँ के हम रहने वाले हैं, तुरंत एक रैपो बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो ये कंफर्म करता है कि वो भी वहीं का रहने वाला है जहाँ के हम रहने वाले हैं, तो इसका मतलब वो एक मिरर की तरीके से हमारे लिए एक्ट कर रहा है और हम अपनी सेल्फ इमेज उसके अंदर देख रहे हैं। अगर वो हमारी पसंद नापसंद भी उसकी पसंद नापसंद से मैच हो जाए तो फिर मिररिंग और ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम हमारी लाइफ के गोल्स को भी उसकी लाइफ के गोल्स सपोर्ट करने लग जाएं तो फिर मिररिंग और ज़्यादा डीप हो जाएगी। और जो हम चाहते हैं अगर वही वो भी चाहने लगे तो फिर मिररिंग और ज़्यादा डीप हो जाएगी। हमारी लाइफ्स की जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, अगर वही उसकी लाइफ की भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हों, हमारी लाइफ की जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं उसकी लाइफ की ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से करस्पॉन्ड करें अगर, तो फिर मिररिंग और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। नार्सिसिस्ट यही करता है। वो सबसे पहले आपके बोलने के तरीके की नकल करता है। जैसे आप बोलते हैं वैसे ही वो भी बोलने लगेगा। जिस टोन में आप बोलते हैं उसी टोन में वो बोलने लगेगा। जैसी आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वैसी उसकी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाएंगी। जो आपकी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं उन ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से वो तुरंत एग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से तुरंत नार्सिसिस्ट के साथ एक बॉन्ड बनता है। और जैसा आपने प्रश्न पूछा कि इतनी जल्दी शिकार के ट्रैप कैसे कर लेता है लोगों को, तो ट्रैप करने की, इतनी तेज़ी से ट्रैप करवाने की वजह यही है क्योंकि वो मिररिंग की शुरुआत कर देता है। और मिररिंग से हम इंस्टेंटली रैपो दूसरे के साथ डेवलप कर लेते हैं। तो ये तो एक पहला स्टेप है जो कि मिररिंग है, जो कि बहुत जल्दी रैपो इस्टेब्लिश करता है। दूसरी चीज़ जो वो हमारे साथ करता है वो लव बॉम्बिंग है। इनफैक्ट लव बॉम्बिंग जो है वो मिररिंग लव बॉम्बिंग का ही इनिशियल फेज है। तो लव बॉम्बिंग में क्या करता है वो? लव बॉम्बिंग एक बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के लिए। और लव बॉम्बिंग जब वो शुरू करता है हमारे साथ तो वो हमें अपना अटेंशन देता है। सबसे पहले अटेंशन हम बहुत पसंद करते हैं कि हमें कोई अटेंशन दे। जिसको भी हम अटेंशन देते हैं वो हमको धीरे धीरे पसंद करने लगता है, और हमको अगर कोई अटेंशन देता है तो हम उसको पसंद करने लगते हैं। ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है। तो वो हमें अटेंशन देता है और फिर अटेंशन के साथ साथ वो हमारी प्रशंसा भी करता है, हमको एडमायर करता है। और जब कोई हमको अटेंशन भी दे रहा है, कोई हमारी प्रशंसा भी दे रहा है, तो फिर हमें क्या हो जाता है, हम उसके साथ एक रिलेशनशिप हमारी और ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाती। मिररिंग भी कर रहा है, अटेंशन भी दे रहा है, एडमिरेशन भी दे रहा है, रिलेशनशिप डीपन होना शुरू हो जाती। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई है
क्योंकि जब वो ऐसा आपके साथ करना शुरू कर देता है और आप उससे एक रिलेटेड महसूस करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप महसूस करने लग जाते हैं, तो इससे भी एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। कोई मुझे पसंद करता है, ये एक बहुत बड़ी नार्सिसिस्टिक सप्लाई है। ये इससे बड़ी क्या नार्सिसिस्टिक सप्लाई हो सकती है एक नार्सिसिस्ट के लिए, कि वो ये देखे कि उसको कोई, वो ये जाने, उसको ये पता चले कि कोई उसे पसंद करता है, और वो इस नार्सिसिस्टिक सप्लाई से काफ़ी अपने आप को एलिवेटेड महसूस करता है, काफ़ी खुश होता है, और इस तरीके से उसका ये प्रोसेस एडमिरेशन का, अटेंशन का चलता चला जाता है। और उसके बाद ये एक तरीके का ड्रीम वर्ल्ड आपकी लाइफ में क्रिएट कर देता है। ड्रीम वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं, दुनिया वही है, रहते उसी जगह पे हैं, लेकिन चूंकि सब कुछ फेवरेबल आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, सब कुछ आपके अनुसार होना शुरू हो जाता है, तो वही आसपास की दुनिया आपको एक ड्रीम वर्ल्ड नज़र आने लग जाता है, और आप उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जा कर के आप अपने आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं, और आपको लगता है कि आपको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो रिलेशनशिप इस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जा कर के और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है। इनफैक्ट ये ड्रीम वर्ल्ड जो है, लाइफ में कोई लाइफ की रियलिटी में और ड्रीम वर्ल्ड में यही मेन अंतर है। ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीमी रोमांटिक रियलिटी में क्या होता है, ड्रीमी रोमांटिक रियलिटी में सब कुछ आपके हिसाब से होता है, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में एक्चुअली कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती। नार्सिसिस्ट इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है। वो क्या काम करता है कि जो चीज़ आपको पसंद है उसको एक तरफ कर देता है, सेग्रीगेशन का काम कर देता है, शिफ्टिंग का काम कर देता है, एक तरीके से उसको छान के अलग कर देता है, छलनी का लगा देता है बीच में। अच्छी अच्छी चीज़ें एक तरफ कर देता है, बुरी बुरी चीज़ें एक तरफ कर देता है, और अच्छी चीज़ों को आपको परोस देता है। तो उससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक ड्रीम वर्ल्ड है, और आप उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं, और आपके सारे दुखों को वो ड्रीम वर्ल्ड रिपेयर करने लग जाता है। आपके सारे जो डिज़ायर्स हैं उनको वो फीड करने लग जाता है, नरिश करने लग जाता है। बहुत साल पहले मेरे कंप्यूटर पे एक वीडियो गेम था, कमांची 4 करके उसका नाम था शायद। तो उस कंप्यूटर गेम में एक हेलीकॉप्टर था, तो वो अपने लॉन्चिंग पैड पे जैसे ही उतरता था, तो वॉर फील्ड में जितना उसमें डैमेज हुआ होता था, वो डैमेज तुरंत रिपेयर हो जाता था। वेपन्स जितने खर्च हुए होते थे, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जितने डैमेज हुए होते थे, खर्च हुए होते थे, वो सब पूरा रिपेयर हो जाते थे। और जितना फ्यूल हेलीकॉप्टर के अंदर खर्च हुआ होता था, वो फ्यूल भी तुरंत रिपेयर हो जाता था, और हेलीकॉप्टर फिर से बैटल रेडी हो जाता था। तो ऐसे ही जैसे कि वो हेलीकॉप्टर अपने लॉन्च पैड पर उतरने के बाद पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है, वैसे ही इस ड्रीम वर्ल्ड में जाने के बाद आप रिपेयर हो जाते हैं। आपको अच्छा महसूस करने लगते हैं, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, आपको बहुत ही आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से वो चूँकि ड्रीम वर्ल्ड होता है, इसलिए आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बेटर प्लेस कोई नहीं है, और आपके सारे दुख दर्द को ऐसा लगता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड हार ले रहा है, और इस तरीके से आप उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जीना शुरू कर देते हैं, और नार्सिसिस्ट आपको ये ड्रीम वर्ल्ड प्रोवाइड करता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, यहीं से एक डार्कर फेज भी शुरू होता है, और वो डार्कर फेज क्या है? वो डार्कर फेज ये है कि अगर देखिए, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझिए। अगर लगातार आपको कोई ड्रीम वर्ल्ड में रखे, तो ड्रीम वर्ल्ड का भी धीरे धीरे पता चलना बंद हो जाएगा। तो ड्रीम वर्ल्ड का हमको पता तभी चलेगा जब हम थोड़ा सा अगली रियलिटी को देखें। हाय हम तभी महसूस कर पाएंगे जब हमें थोड़ा सा लो का पता चले। तो वो उसको हिंट देना शुरू करता है, आपको झटका देना शुरू करता है, थोड़ा लो लाइफ के जो उसके जो लो एस्पेक्ट्स हैं उसको आपको बताना शुरू करता है, उसका आपको पता थोड़ा देना शुरू करता है। तो आपको झटका लगता है कि अरे क्या ये ड्रीम वर्ल्ड इसकी असलियत नहीं, क्या इसकी कोई दूसरी रियलिटी है? तो अपनी जो दूसरी रियलिटी है उसका थोड़ा सा हिंट आपको देता है, झटका आपको देता है, और आपके अंदर एक एस्पिरेशन पैदा होती है, एक इच्छा जगती है कि मुझे फिर से वो हाई प्रोवाइड करो, फिर से मुझे वो हाई प्रोवाइड करो। और इस तरीके से आप हाई और लो के बीच में फ़र्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, और आप अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन उसकी दूसरी रियलिटी को देख करके अंदर से आपको झटका लगता है
लेकिन आप उस झटके को सेल्फ जस्टिफाई कर लेते हैं। आप कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, आदमी ही तो है, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्रेस में होगा इस वजह से इसने ऐसा कर दिया। इस तरीके से आप अपनी उसकी रियलिटी से आंख मूंद लेते हैं। तो इस प्रकार रियलिटी से आंख मूंद लेने को या रियलिटी को आइसोलेट करके अलग कर देने को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो आप उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। आप कहते हैं अरे ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट है, तो आप उसको अलग कर देते हैं और फिर से आप शेयर्ड वो जो इस तरीके का ड्रीम वर्ल्ड होता है, उस ड्रीम वर्ल्ड में आप जीना शुरू कर देते हैं, उसी में जीते रहते हैं और वो आपको फिर से ड्रीम वर्ल्ड का टेस्ट देने लग जाता है और आपको इस तरीके से बार बार ड्रीम वर्ल्ड भी देता है और झटका भी देता है, डीवैल्यू भी करता है, ड्रीम वर्ल्ड का टेस्ट भी देता है। और जब आपको कोई इस तरीके से झटका देता है, ड्रीम वर्ल्ड का टेस्ट भी देता है और उससे बाहर भी कर देता है, फिर झटका देता है, फिर डीवैल्यू कर देता है, तो फिर आप बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और आपकी एस्पिरेशन उस ड्रीम वर्ल्ड के लिए और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और आपकी एस्पिरेशंस के इंटेंसीफाई हो जाने से एक बॉन्ड पैदा होता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। और आपका जो ये ट्रॉमा बॉन्ड है आपको इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर जाने से ही रोक देता है। देखिए आइसोलेट तो आप पहले ही हो गए, क्योंकि जब ड्रीम वर्ल्ड में आप गए तो आपकी दूसरी जो रिलेशनशिप्स थी वो तो इतनी अट्रैक्टिव अब बची नहीं, क्योंकि दूसरी तो लाइफ की एक्चुअल रियलिटी की रिलेशनशिप है। समाज तो लाइफ की एक्चुअल रियलिटी में चल रहा है, तो समाज कभी भी हमें अट्रैक्टिव रिलेशनशिप ऑफर नहीं कर पाता। समाज में रियल रिलेशनशिप तो ऑफर करता है, परिवार हमें रियल रिलेशनशिप ऑफर करता है, फ्रेंड्स हमें रियल रिलेशनशिप ऑफर करते हैं। रियल रिलेशनशिप में प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस के बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं होता, कोई उसमें इतना अलग अलग दोनों नहीं होती, दोनों मिक्स होती है, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट। लेकिन नार्सिसिस्ट जो ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें वो प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस दोनों को अलग कर देता है। लाइफ के जो प्लेजेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको एक तरफ कर देता है, अनप्लेजेंटनेस को एक तरफ कर देता है, और आपके सामने प्लेजेंटनेस ऑफर कर देता है। तो आप पाते हैं कि बाकी रिलेशंस में वो ड्रीम वर्ल्ड का टेस्ट आप नहीं पा पाते, इसलिए बाकी रिलेशनशिप को तो आप छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वहाँ से आप हट जाते हैं। आप अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में भी नहीं जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो नार्सिसिस्ट की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, उसके ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे समाज से और अपने फ्रेंड से और अपने सोशल सर्किल से आइसोलेट हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट आपको उससे आइसोलेट कर देता है। जानते हैं इस आइसोलेशन में भी एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई उसे मिलती है। क्यों? क्योंकि जितना आप आइसोलेटेड होंगे उतना ही आपका अटेंशन सिर्फ उसके प्रति होगा, जितना आप आइसोलेट होंगे उतना ही आपकी लॉयल्टी सिर्फ उसके प्रति होगी। तो आपकी वो अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रैक्टेड लॉयल्टी प्राप्त कर पाता है, आपका अनडिवाइडेड अटेंशन, आपका अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन प्राप्त कर पाता है। अनडिवाइडेड लॉयल्टी और अनडिवाइडेड अटेंशन, ये दोनों मिल करके उसको बहुत ही भारी मात्रा में नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्रदान करते हैं, जो कि आपको आइसोलेट करने से वो प्राप्त कर पाता है। और इधर क्या है, आपको डीवैल्यू भी कर रहा है और आपको उसकी इंटेंसिटी का पता दे सके कि वो कितनी आपको जो ड्रीम वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू आपको बता सके। तो जब आपको उसकी वैल्यू का पता चलता है तो क्या होगा, आप और ज़्यादा आप और ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि ये ड्रीम वर्ल्ड कहीं मेरे हाथ से न निकल जाए। और आप जितना उसके लिए स्ट्रगल करते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप उससे ये डिमांड करते जाते हैं, उतना ट्रॉमा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता चला जाता है। और जानते हैं इसमें एक चीज़ और भी है जो बहुत खतरनाक है, और वो है कि जब आप एक बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, नार्सिसिस्ट और आपके बीच में एक बार्गेनिंग शुरू हो जाती है उसी ड्रीम वर्ल्ड को लेकर के। वो कैसी बार्गेनिंग है? आप कैसी बार्गेनिंग करते हैं? आप ये बार्गेनिंग करते हैं कि मुझे वो ड्रीम वर्ल्ड प्रोवाइड करो और मैं तुमको अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करने दूंगा। वो ये कहता है मैं तुमको ड्रीम वर्ल्ड प्रोवाइड करने दूंगा, तुम मुझे अपनी लाइफ में कंट्रोल प्रदान करो। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में एक बार्गेन हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार्गेन वर्ड तो बड़ा ऐसे ही नॉर्मल वर्ड है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये इस तरीके की बार्गेनिंग। जो लोग इसको फील करते हैं वही जानते हैं कि इस बार्गेनिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट इस बार्गेनिंग में सबसे बड़ी जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रह पाते। आपका ऑथेंटिक सेल्फ कोरोड हो जाता है इस बार्गेनिंग के एसिडिक टिन में, और इसी बार्गेनिंग की वजह से ही
बाद में आपको कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार होना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इसी बार्गेन से पैदा होता है। ये बार्गेनिंग जब हम करते हैं ना कि मुझे उस ड्रीम वर्ल्ड का, मुझे उसको आइडियलाइजेशन का टेस्ट दो, जब हम ये बार्गेन करते हैं उसके बदले हम तुमको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देंगे, तो जब हम ये फॉस्टियन डील करते हैं उसके साथ, नार्सिसिस्ट के साथ, तब हमारा ऑथेंटिक सेल्फ कोरोड होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा ऑथेंटिक सेल्फ कोरोड होना शुरू हो जाता है तो हमारी सेल्फ स्टीम भी गिरती है और हम एब्सेंट माइंडेड भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। हमें ट्रॉमा महसूस होता है और हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आगे कुआं और पीछे खाई। हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और ये जो ट्रैप क्रिएट होता है उस ट्रैप से हम कैसे बाहर निकलें। और इस तरीके से नार्सिसिस्ट हमें कंट्रोल करने लग जाता है पूरी तरीके से। अब बताइए ये कंट्रोल जो है, अब कंट्रोल भी नार्सिसिस्ट का तो क्या तरीका है, उसका तो कंट्रोल ही उसका मेन वेपन है। आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा तभी तो आपको वो सबमिसिव बना पाएगा। तो आपके कंट्रोल से भी वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेता है और इस तरीके से धीरे 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 आपको डीवैल्यू करता जाता है। आपकी जब मेरिट ख़त्म हो जाती है तो आप इस लायक नहीं बचते हैं कि अब आपसे आगे संबंध रखा जा सके, तो वो आपको डिस्कार्ड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और इस तरीके से रिलेशनशिप का ये फाइनल फेज आ जाता है। लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि आपकी लाइफ के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो फिर से इस रिलेशनशिप के साइकिल को शुरू करता है। वैसे ही मिररिंग, लव बॉम्बिंग और उसी तरीके से डिवैल्यूएशन, ड्रीम वर्ल्ड को इम्पॉर्टेंट बनाना आपकी लाइफ में, उसके लिए बार्गेनिंग करना, आपकी तरफ से भी बार्गेनिंग फिर वैसे ही शुरू होती है, फिर डिवैल्यूएशन का फेज शुरू होता है, फिर आपको डिस्कार्ड कर देता है। तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता जाता है तब तक जब तक कि आप नार्सिसिस्टिक सप्लाई देने के लायक ही ना बने, या आपकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई देने की कैपेबिलिटी ही ना ख़त्म हो जाए, या आपकी मेरिट ही पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। जब उसकी आपकी मेरिट ख़त्म हो जाती है उसे भी वो एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि तब उसे पता चलता है कि वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव कर देता है। सुपीरियरिटी को प्रूव करने से उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो ये कुछ उसका तरीका है रिलेशनशिप में ट्रैप क्रिएट करने का और लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। और ऐसी पॉकेट्स वो और बहुत सारी जगहों पर बनाए हुए हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस ट्रैप को कैसे तोड़ें। सबसे पहले तो ट्रैप तब टूटेगा जब आप ये देखिए कि आप इस रिलेशनशिप में आपका क्या रोल है, आप इस रिलेशनशिप में क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपका क्या एडिक्शन है, उस एडिक्शन का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि इस एडिक्शन की वजह से आप अपनी ही एब्यूज़ में खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी एब्यूज़ को आप खुद एक्ट आउट कर रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे, अपने रोल को देखेंगे, रिलेशनशिप ने आपको किस तरीके से डैमेज किया इसको देखेंगे, आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ये आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं जीने देती है, इसको ठीक से समझेंगे, तब आप ट्रैप को ठीक से देख पाएंगे, ड्रीम वर्ल्ड के ट्रैप को ठीक से देख पाएंगे और तब आप इससे निकलने के बारे में विचार कर पाएंगे। तो अपनी एक्चुअल सिचुएशन को एसेस कर लेना ही हीलिंग के प्रोसेस को बिगिन करना है, शुरू करना है। अपनी वास्तविक सिचुएशन का असेसमेंट कर लेना ही ट्रैप को तोड़ने की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत जोर देता हूँ और वो ये है कि हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। जो लोग ड्रीम वर्ल्ड के बाहर हैं, जिनका उस ड्रीम वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं, उनकी ओपिनियन लेना चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट जब ये देखता है कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको गैस लाइट भी करने लगता है, वो आपकी रियलिटी को ऊपर प्रश्न उठाने लगता है, जिससे आप अपने सेल्फ के ही बारे में आशंकाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो रिलेशनशिप के बाहर जो लोग हैं उनसे अपने बारे में हमेशा ओपिनियन लेना चाहिए। और फिर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको जाप करना चाहिए। जब आप जाप करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जब आप जाप करते हैं तो आप हर तरीके के एडिक्शन को तोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो हैप्पीनेस का जो सोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, आपको दूसरी तरफ से हैप्पीनेस मिलती जाती है। तो ये जो आपका ड्रीम वर्ल्ड और ये सब जो ट्रैप है ये रिडंडेंट हो जाते हैं, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाते। तो इस तरीके से ट्रैप तोड़ने में ये मदद करता है। थोड़ी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे अंदर से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमको मल्टीविटामिन, अश्वगंधा इत्यादि लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम जब
ट्रैप्स को ठीक से रिकॉग्नाइज करते हैं, जाप करते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुपरफिशियल एनर्जी हमारे अंदर चलती रहती है, तो वो सुपरफिशियल एनर्जी एक्सरसाइज से निकलती है, वॉक से निकलती है। जाप करते हुए वॉक करने का बड़ा फ़ायदा होता है। तो धीरे धीरे हम ट्रैप को तोड़ पाते हैं और ट्रैप से हम जो है बाहर निकल पाते हैं, और इवन कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को भी हम जाप करके धीरे धीरे फिल्टर आउट कर पाते हैं और नॉर्मलसी की तरफ बढ़ पाते हैं।